तक ही छिड़का जाता है। ऐसा करने के लिए यहां बहुत से किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसा ही प्रशिक्षण लिया पंजाब के एक जमींदार विनोद जियानी जी ने। छह वर्ष पहले विनोद जी रासायनिक खाद और कीटनाशक से खेती करते थे। उससे होने वाले नुकसान और ज्यादा खर्च से तंग आकर पहले तो उन्होंने गाय पर खोज की और फिर गोवंश से होने वाली खेती के बारे में जाना। सबसे पहले विनोद जी ने अपने घर में ही गौशाला का निर्माण किया। उनके पास 50 के करीब गौधन है और अपनी गायों के रहने के लिए सफाई और उनकी खुराक का वो विशेष ध्यान रखते हैं। हम जो पशुओं को, हमारी ये जो गाय माता को हम चारा डालते हैं, जैसे जैविक खेती करते हैं, मिक्स खेती, मिक्स क्रॉपिंग, और इसका हम चारा भी पशुओं के लिए बोते हैं। अकेला ज्वार, मक्की या बाजरा ही नहीं, हम हर चीज मिलाकर बोते हैं ताकि पशुओं को पूरी ताकत मिले। ये जो आप देख रहे हैं वो बाजरे की डाली है, ये बाजरे का पौधा है। बाजरे के साथ साथ ये ज्वार है, इनके साथ ये मूंग है, और ये है चौली, जिसे काऊ पी भी कहते हैं। चौली ये टोटल मिक्स डाइट, जिससे पशु को प्रोटीन भी मिल जाता है और ये पूरी होल फीड डाइट हो गई। इसीलिए हम पशुओं को चारा हमेशा मिक्स करके ही डालते हैं। दूसरी, ये जो पशुओं के खाने के लिए खुरली बनी है, ये जमीन के लेवल पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गाय माता को खुली रखते हैं, चेन नहीं बांधते। और खुरली जमीन के लेवल पर रखने का एक साइंटिफिक कारण है, वो ये कि गाय अपने पैरों में से घास खाएगी तो इसकी जो सलाइवा है उसकी वजह से ग्लैंड बेटर काम करेंगे और डाइजेशन भी अच्छी होगी। विनोद जी गौपालन में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे काम काफी आसान हो जाता है। घर में उपलब्ध दूध से परंपरागत तरीके से मक्खन और घी भी निकालते हैं। गौ गोबर के बने उपलों को पहले सुलगाया जाता है, फिर दूध से भरा घड़ा इस हारे में दिन भर के लिए रख दिया जाता है। शाम को हारे से दूध निकालकर दूसरे बर्तन में पलट दिया जाता है। अगली सुबह पहले उसमें से मक्खन निकलता है और फिर उस मक्खन से शुद्ध घी बनता है। गाय के गोबर में उपलब्ध प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए यहाँ गोबर गैस प्लांट भी लगा है। पहले इस गड्ढे में ताजा गोबर डाला जाता है, फिर जमा किया हुआ गौमूत्र इसमें मिला दिया जाता है।
इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इसके उपरांत नालियों के ढक्कन खोल दिए जाते हैं और ये मिश्रण बहकर इन दो अंडाकार बने टैंकों में चला जाता है। टैंक में जाकर जब मीथेन गैस बनती है तो मीथेन के प्रेशर से जो गोबर है वो आउटलेट पाइप वहां लगी है, वो लेवल के ऊपर है इस फीडिंग पाइप के, तो आउटलेट पाइप में जो प्रेशर बनेगा टैंक के ऊपर मीथेन बन जाएगा और प्रेशर के साथ जो गोबर है उसे डाइजेस्ट करके वो बाहर निकाल देगा और फिर ये टैंक पूरा गैस से भर जाएगा। बाकी बचा गौमूत्र और गोबर खेतों में खाद के रूप में पहुंच जाता है। हमारे वेदों में ये कहा हुआ है कि गाय में 33 करोड़ तरह के देवता हैं और दो ही तरह की चीजें होती हैं दुनिया में, या तो देवता होते हैं या फिर राक्षस। देवता मतलब पॉजिटिव, राक्षस मतलब नेगेटिव। तो देवता मतलब बेनिफिशियल, और 33 करोड़ तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स गाय के गोबर में होते हैं और जितना गाय का गोबर ताजा होता है उतनी उसमें माइक्रोब्स होते हैं। हमने इसे जो जीव अमृत नाम दिया है। जीव अमृत में विधि गाय के गोबर में जो जीवाणु है उसे मल्टीप्लाई करके खेत में हम डालने की कोशिश करते हैं। हम इसे ऐसे सोचते हैं कि 1 एकड़ के लिए हम 10 किलो गाय का ताजा गोबर, 5 लीटर गाय का यूरिन यानी पेशाब और 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा, एक मुट्ठी पर बन जो खेत के बाहर की जमीन जो मिट्टी जिंदा होती है वो मिट्टी 200 लीटर पानी में डालकर इसका घोल बना के 5 से 6 दिन रखते हैं। इससे क्या होता है कि गुड़ डालने से गाय के गोबर में जीवाणु होते हैं, वो फर्मेंटेशन के साथ मल्टीप्लाई कर जाते हैं और 5वें 6वें दिन 200 के 200 लीटर में बेनिफिशियल माइक्रोब्स बन जाते हैं। और दूसरे टैंक में आप देखो बटर मिल्क, लस्सी जिसे हम छाछ कहते हैं। लस्सी का आपने सोचा नहीं होगा कि एग्रीकल्चर में क्या रोल है। सबसे बेस्ट हार्मोन्स इस लस्सी में है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया लस्सी में है। लस्सी को हम 100 लीटर पानी में 5 लीटर लस्सी डालकर खेत में स्प्रे करते हैं। स्प्रे से ये फसल में जाकर फसल को जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया मिल जाते हैं उससे हार्मोन्स की ग्रोथ होती है। तीसरे टैंक में आप देखो, उसे नाम हमने दिया है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का अर्थ जो हमारी फसल को कोई कीड़ा मकोड़ा या बीमारी लग जाती है उससे रक्षा करने के लिए, उससे बचने के लिए हम ये 10 प्रकार की जड़ी बूटी लेते हैं। हमारे पास आक है, धतूरा है, करंज है, नीम है, बबूल है, लहसुन है, हल्दी है, पपीते के पत्ते हैं, करेले के पत्ते हैं। तो ऐसे 10 प्रकार की ऐसी कोई भी चीज है उसे लेकर हम इकट्ठा डाल देते हैं। इसे मिलाकर पानी में अच्छी तरह रखते हैं। 30-40 दिन बाद ये दवाई रेडी हो जाती है। और हमारे यहाँ आपने देखा है कि खेती में, कुदरती खेती में हम किसी भी जीव को मारते नहीं हैं। ये सिर्फ रिटार्डेंट है जो नुकसान करने वाली कीट को कम कर देता है। कभी ना कभी फसल को बीमारी लगती है तो हमें ये इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो घर के इस ब्रह्मास्त्र को खेत में इस्तेमाल करके हम फसलों की सुरक्षा करते हैं। इस ब्रह्मास्त्र, छाछ और जीव अमृत को एक संतुलित मात्रा में एक टैंक में भर दिया जाता है। और उसमें पानी मिलाकर उसे पौधों में छिड़का जाता है। ये प्राकृतिक कीट नियंत्रक सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं, खेतों में पनपने वाले और भी जीवों के लिए बेहद अनुकूल है। आज इतने वर्षों बाद लोग फिर महसूस कर रहे हैं कि शायद भारतीय नस्ल की गाय का दूध ही बेहतर था। इसी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं पंजाब में नूर महल में स्थित दिव्य ज्योति संस्थान।
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी प्रेरणा से, उनकी अनुकंपा से देसी गौ के संरक्षण और संवर्धन के लिए द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स, इस प्रोजेक्ट को संस्थान लेकर आया है। और इस पे आधारित हमने चूज की है 5 देसी गाय की नस्लें जो सबसे दुधारू प्रजातियां हैं अमंग ऑल द देसी काउज, 37 ब्रीड्स ऑफ द इंडियन काउज, ज़ीबू ब्रीड्स। उसमें हम साहिवाल जो पंजाब प्रांत की ही नस्ल है, और गुजरात से गिर लेकर आए हैं, कांकरेज, थारपारकर और राठी। जैसा कि सर्वविदित है कि जो गिर नस्ल की गाय है, जो ब्राजील आज से सैकड़ों साल पहले लेकर गया था, और आज वो गाय वहां पर 40 लीटर एक दिन का और 50 लीटर आम है ये बात वहां पर। और उनके अडर आप देखते हैं तो आप इस चीज को ये सिद्ध हो जाती है कि हमारी देसी प्रजातियां फॉरेन में जाकर, उन देशों में जाकर इतना अच्छा दूध दे रही हैं, तो वह प्रजातियां हमारे भारत में क्यों दूध कम दे रही हैं? ऐसा नहीं है कि उसमें कम दूध देने की क्षमता है, उसमें बहुत ज्यादा दूध देने की क्षमता है। हमारा ये विडंबना ये है कि हमने अपनी गाय के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नंदी ही गौ माता को पैदा करता है, और अगर मतलब कि नंदी अच्छी नस्ल को हम संवर्धन करना चाहते हैं तो उसके लिए नंदी की बहुत इंपॉर्टेंस है। और बड़ी ये हमारे दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत के लिए कि पिछले 200-250 सालों से जो दुनिया के ऐसे ऐसे देश हैं, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, वेनेजुएला है, मतलब कि अमेरिका है, जिन्होंने हमारे गौधन को यहां से भारत से ले जाते हुए उनको इतने साल हो गए, और गौ तो हमारी वो लेकर गए हैं। ब्राजील गिर गाय ले गया, ऑस्ट्रेलिया साहिवाल गाय को पंजाब से ले गया, और साथ में उन्होंने बुल्स को सिलेक्ट किया, अच्छे अच्छे बुल्स की उन्होंने जहां जहां भी उन्हें पता लगा उन्होंने पूरा मूल्य देकर उस बुल्स को उठाया और वो चले गए। बुल का जाना मतलब कि बीज का चले जाना, क्योंकि नंदी एक बीज है। नंदी इज द मेन रीजन बिहाइंड द मिल्किंग। तो अंग्रेज लोगों ने, उनको इस कंसेप्ट का पता था आज से कई साल पहले, तो उन्होंने बढ़िया नस्ल के जो गाय के बछड़े थे जो नंदी बनाए, उनसे आगे के आगे दूध बढ़ता गया। और हमारी ही भारत प्रांत की नस्ल जो ब्राजील में गिर गाय खड़ी है, उसका एक दिन का जो रिकॉर्ड है वो 55 लीटर इन 1 डे। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने नंदी को अलग अलग करके धीरे धीरे वंश अनुसार ये दूध बढ़ता गया। स्वामी जी खुद भी नंदियों की देखरेख पर विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ बड़ी कुशलता से संवर्धन का कार्य आगे बढ़ रहा है। नंदियों की बेहतर नस्ल तैयार हो रही है और इस प्रयास का असर भी देखने को मिल रहा है। गायों की दूध देने की मात्रा पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि भारतीय नस्ल की गाय भैंस या एचएफ नस्ल की गाय की तरह अच्छी मात्रा में दूध देने में सक्षम है। दूध को मापने का पैमाना उसकी मात्रा ही नहीं, गुणवत्ता भी है। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये शोध किया गया, वहां के साइंटिस्ट हैं कीथ वुडफोर्ड, उनकी बुक उन्होंने छापी है जिसका नाम है डेविल इन द मिल्क। और उसमें ये विशेष तौर पर उनकी ये सर्च हुई कि एचएफ गाय जो हॉलिस्टन फ्रीजन गाय है, उसके दूध में एक तत्व पाया जाता है जिसको BCM7 बोलते हैं। उसका मतलब है बीटा कैसोमॉर्फिन, एक तरह का ये ओपियाइड है और ये अफीम से ताल्लुकात रखता है, मॉर्फिन से ताल्लुकात रखता है। तो जो इसको दूध पीने वाले ज्यादातर लोग थे, तो उन्होंने वहां पर पाया न्यूजीलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि स्पेसिफिक लोग जो इन गाय का दूध पीते थे, उनके अंदर डायबिटीज टाइप 1
डिजीज आने लग गया। और फिर यहां से उनकी खोज शुरू हुई। तो ये बढ़ता बढ़ता जब वो इसमें डीप गए तो उन्होंने पाया कि HF गाय के अंदर ये जो बीटा कैसोमॉर्फिन है, ये इंसानों के अंदर डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक लाने के लिए विशेष योगदान देता है ये चीज। और यहां से क्या हुआ कि उनकी जो डेयरी इंडस्ट्री थी वहां पर एक बहुत बड़ा मतलब कि ये मुद्दा बन गया। तो वो लोगों ने बीमारियों से दूर होने के लिए उन्होंने अपने हर्ड्स को चेंज कर दिया। और इन गाय को, जो अंग्रेजी गाय हैं, इनको A1 गाय बोलते हैं, और जो ज़ीबू कैटल ब्रीड्स ऑफ द इंडिया है, इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, उनको A2 बोलते हैं। और आज हैरानी वाली बात है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी देसी गाय का दूध, जिसे A2 दूध बोला जाता है, वह बहुत बड़ी लागत में मतलब कि वो बिक रहा है और दुगने मूल्य पर बिक रहा है। पंजाब में मानसा स्थित ये छोटी सी गौशाला सरदार देवेंद्र सिंह जी की है। दो 2004 में फरवरी महीने से मुझे एक भयानक बीमारी लग गई। जांच से पता चला कि ये हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी को बड़ा ही घातक रोग मानते हैं। और उसके बाद मेरा यहाँ लोकल इलाज हुआ लगभग 1.5 महीने तक, पर कोई फायदा ना होने पर जो है मुझे DMC लुधियाना ले जाया गया परिवार द्वारा। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे चेक किया और चेक करके यही कहा कि इन्हें घर ले जाओ और वहीं दवाई दो। ये अप्रैल 2004 की बात है। और 2004 अप्रैल में मेरी घर आकर हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके बाद परिवार ने सलाह करके मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल जो मोहाली में है दाखिल करवा दिया। 2005 में मुझे प्रॉब्लम फिर से रियकर हो गई। 2005 में प्रॉब्लम रियकर होने पर मैंने फिर लोकल डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। लगभग 2-3 महीने मुझे फिर यहाँ रखा गया। उसके बाद मेरे पेट में पानी भर गया। हेपेटाइटिस के टेस्ट हुए जो ज्यादा स्पष्ट टेस्ट नहीं आए और मैं कोमा में चला गया। कोमा की हालत में मुझे फिर फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर्स ने मेरे बहुत DNA टेस्ट किए और जिनमें मल्टी डिजीज वाली बात आ गई और ये कहा गया कि आपकी OFC होगी, क्योंकि नेक्स्ट रोग जो है वो हमें बहुत भयानक दिख रहा है। पर OFC से मैंने जरा गुरेज किया क्योंकि मैं OFC से बहुत डरता था, ऑपरेशन से बहुत डरता था। और OFC के बाद जो होना था वो भी मुझे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपका इसके बाद ये इलाज होगा, ऐसे टीके लगेंगे। जो प्रॉब्लम दिख रही है वी आर टू कन्फर्म दैट। उसके बाद फिर मैं घर आ गया। घर आकर मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ मैं टीवी देखता था सारा दिन, कुछ तो मुझे मित्रों ने कहा कि गौमूत्र में बहुत शक्ति होती है, आप इसका इस्तेमाल करके देखो। और जब मैंने गौमूत्र पिया 3 दिनों में मेरे चेहरे का रंग बदल गया और मेरा शरीर जो था काफी जोश में, यानी उसमें काफी जान आ गई। और उससे जस्ट 13 दिन बाद मैं कंप्लीट रूप में तंदुरुस्त हो गया, चलने फिरने लग गया। और हमारी आस्था हमारे दरबार साहब अमृतसर में है। सही 13 दिन बाद हम सारा परिवार, मेरे दोस्त जो मेरे वेलविशर थे, हम सब दरबार साहब जाकर माथा टेक कर आए। दरबार साहब माथा टेकने के लिए 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। वो मैंने किसी से सहारा नहीं लिया, मैं बहुत आराम से गया। उसके बाद मेरे मन में ये जिज्ञासा जागी, सच में अगर गौ को माता कहा गया है तो उसमें बहुत बड़े गुण हैं। गाय का पंचगव्य मनुष्य के लगभग हर रोग पर कारगर है। ये समझकर भी कि गाय चलता फिरता औषधालय है, मनुष्य उसे काटने पर आमादा है।